हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि आलू की खेती। आलू की खेती के लिए क्या आपका क्लाइमेट की ज़रूरत होगी, क्या टेम्परेचर, सॉइल, पीएच, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एंड वैरायटी, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के बारे में। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक अपना आलू की खेती। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैं आलू का जो आपका बोटेनिकल नेम यानी कि जो आपका वनस्पतिक नाम होता है वो आपका होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का जो फैमिली होती है वो आपकी सोलेनेसी, और आलू का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आपका होता है 48, और जो इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस है वो आपका है साउथ अमेरिका पेरू। आलू जो सबसे पहले आपका इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो आपका लाया गया था पुर्तगीज के द्वारा 17वीं सेंचुरी में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो आपका आलू है वो आपका एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, यानी कि एक स्वपरागित पौधा है। ओके, तो चलते हैं। मैंने आपको ये सब बता ही दिया है, देख लीजिए आप लोगों का। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया। सबसे ज्यादा जो एरिया मतलब वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा आलू का प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, वो आपका चाइना के बाद आपका इंडिया जाता है। जबकि लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड उसमें सबसे पहले आपका इंडिया जाता है। जबकि इंडिया में एरिया एंड प्रोडक्शन में दोनों पे आपका यूपी नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कह रहा है कि सीड प्लॉट टेक्निक गिवन बाय, यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक को किसने दिया था, तो आपका दिया था पुष्कर जी ने। इसका लाने का उद्देश्य क्या था? सीड प्लॉट टेक्निक को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका था कि वायरस फ्री प्लांट, यानी कि वायरस फ्री प्लांट मतलब रिसीव करना, किस एरिया में रोकना था उसको, वायरसेस को। आपका इंडिया के जो नॉर्थ प्लेन्स है वहां पे उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकना था। सीड प्लॉट टेक्निक वाज डेवलप्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन सीड टू वर्क फ्री फ्रॉम वायरसेस इन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो आपका वायरसेस का प्रकोप था उसको रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट है ट्रू पोटैटो सीड, यानी कि टीपीएस। टीपीएस कॉन्सेप्ट गिवन बाय, जो आपका टीपीएस का कॉन्सेप्ट दिया था वो आपका दिया था एस रामानुजन जी ने, जो आपके थे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो आपका टीपीएस है, टीपीएस का जो आपका मतलब सीड प्रोड्यूस, टीपीएस जो आपका कर रहा है, टीपीएस बोटेनिकली सीड प्रोड्यूस थ्रू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका टीपीएस का सीड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि सीड उसका उत्पादित हो रहा है, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। और टीपीएस में सबसे पहले हम लोग, अगर टीपीएस के थ्रू हम लोग अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं आलू का, तो सबसे पहले हम लोग उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसको एजा फील्ड में प्लांटिंग करते हैं। और टीपीएस के लिए जो आपका सीड रेट आपका रिक्वायरमेंट होगा वो आपका रिक्वायर होता है 100 ग्राम पर हेक्टेयर। ओके, और इसका जो नर्सरी का एरिया जरूरत होगा 75 मीटर स्क्वायर आपका इसमें एरिया की जरूरत पड़ती है। ओके, ये भी आपको 75 मीटर स्क्वायर आपका एरिया इसकी नर्सरी के लिए जरूरत पड़ता है। ओके, पोटैटो इंट्रोड्यूस भी मैंने आपको पहले बता दिया, 17वीं सेंचुरी पुर्तगाली की वेजिटेबल ऑक्वर बैना फ्रूट, इसको फ्रेंड इसको भी कहते हैं। पोटैटो आपका एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, वेजिटेबल प्रोपेगेटेड बाय ट्यूबर। जब इसमें मतलब वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन इसमें हो रहा है वो आपका इसमें क्या किसके थ्रू किया जा रहा है, ट्यूबर से थ्रू किया जा रहा है। अरोमा जो आपका आलू में पाया जा रहा है डाइमिथाइल पायराजीन के कारण होता है। मतलब जो आपके आलू है, आलू में खुशबू जो आपका अरोमा होता है किसके मतलब किस कंपाउंड के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, डाइमिथाइल पायराजीन के कारण। ओके, नेक्स्ट है सोलर कंटेन 5 ग्राम पर 100 ग्राम इन पोटैटो एंड अनफिट। मतलब कब आपका अनफिट हो रहा है, व्हेन इट इज मोर देन 20 mg पर 100 ग्राम। जब आपका 20 mg पर 100 ग्राम हो जाएगा तब आपका आलू अनफिट हो जाएगा, खाने योग्य आपका नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में। जो आपका कह रहा है आलू एक आपका पेरिनियल प्लांट है। आलू जो आपका एक पेरिनियल प्लांट है, बस उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं आजकल एज अ एनुअल प्लांट, यानी कि हम लोग एज अ पहले ट्यूबर शो कर ले रहे हैं, ट्यूबर से हम लोग एक ही साल में मतलब
उसकी खेती को मतलब लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोपोगेशन, इसके थ्रू किया जा रहा है, ट्यूबर्स के थ्रू, ट्यूबर्स के थ्रू, दैट इज एन एनलार्जमेंट अंडरग्राउंड stem produced on the end of the stem and not on the root properly. Okay, next है generally earthing up, यानी कि मिट्टी चढ़ाने की प्रोसेस कितने दिन बाद आपकी आलू में की जा रही है, वो आपकी की जाती है 40 डेज बाद। आलू में मिट्टी चढ़ाने का जो रीजन होता है, यानी कि पहले तो आपका प्लांट्स को सपोर्ट, फिर उसमें नंबर ऑफ मतलब ट्यूबर्स ज़्यादा बनते हैं। ओके, और जो सोलेनिन है उसकी कम मतलब सोलेनिन से प्रभावित होने के कम चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो आपका आलू है C3 प्लांट है, और आपका जो आलू है C3 प्लांट है, बट आपका जब ट्यूबर जिस समय फॉर्मेशन हो रहा है उस समय आलू आपका शॉर्ट डे प्लांट है, बट जिस समय वेजिटेटिव मतलब वो काम करता है उस समय आपका आलू एक लॉन्ग डे प्लांट है। ओके, C3 तो प्लांट है ही, शॉर्ट डे प्लांट फ्रॉम ट्यूबराइजेशन, यानी कि जिस समय आपके आलू में ट्यूबराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि कंद बन रहे हैं, उस समय आपका वो शॉर्ट डे प्लांट काम कर रहा है। बट वाइल फ्लावरिंग पॉइंट, जब फ्लावरिंग पॉइंट या फिर वेजिटेटिव पॉइंट के समय वो आपका आलू एक लॉन्ग डे प्लांट की तरह मतलब वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रूट टाइप इज बेरी, यानी कि जो आपका आलू है, आलू के फल का प्रकार होता है वो आपका होता है बेरी। और आलू के लिए जो आपका टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब कि दिन का जो टेम्परेचर होता है आलू को 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर मतलब ज़रूरत होता है, और नाइट का जो टेम्परेचर उसको ज़रूरत होता है वो आपका ज़रूरत होता है 14 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी किस टाइम आपका, जिस टाइम आपका ट्यूबर फॉर्मेशन, यानी कि जिस समय आपके ट्यूबर बन रहे होंगे। ओके, पोटैटो रिक्वायर टेम्परेचर फॉर सेटिस्फाई ट्यूबर ग्रोथ 17 से लेकर के 19। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सॉइल पीएच, मतलब कि जो आप जिस खेत में आप लोग आलू को बोएंगे, ग्रो करें, सोई करेंगे, वो सबसे पहले तो हम लोगों को किसी भी क्रॉप को मतलब सोई करने से पहले उस फील्ड की जल निकासी मतलब अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेनेड, यानी कि जल निकास उसका अच्छा होना चाहिए। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं आलू में किस प्रकार की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे जो बेस्ट मतलब बेटर मतलब सॉइल होगी वो आपकी होती है आलू के लिए बलुई दोमट, यानी कि सैंडी लोम सॉइल। सैंडी लोम सॉइल आपकी आलू के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वही कह रहा है सैंडी लोम एंड मीडियम लोम सॉइल आर मोस्ट सुटेबल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। पोटैटो कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है soil structure and texture has marked effect on the quality of tuber। जो आपका सॉइल का टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कारण जो भी आपके इफेक्ट पड़ रहे हैं ट्यूबर पे, मतलब कि ट्यूबर की क्वालिटी पे इफेक्ट कौन डाल दे रहा है, आपका सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर डालता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है दे आर वेल सुटेड to acidic soil, but as a acidic condition tend to limited scrub disease। Okay, next है potato crop favor alluvial sandy loam and silty loam। potato crop को हम लोग alluvial, sandy और silty loam में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं about 20 degree centigrade temperature is good for tuber formation and it reduce as the temperature increase। मैंने पहले बताया था जिस समय आपका ट्यूबर फॉर्मेशन हो रहा है उस समय आपका जो टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट होगा प्लांट्स को वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जब ये आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब आपका ट्यूबर फॉर्मेशन की प्रोसेस थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है ट्यूबलाइजेशन इज वाइडली अफेक्टेड एट अबाउट 30 डिग्री टेम्परेचर। मतलब जब आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तो वाइडली इफेक्ट किस पे डाल रहा है आपका ट्यूबलाइजेशन पे। ओके, नेक्स्ट प्लांटिंग टाइम, यानी कि किस समय हम लोग प्लांटिंग करेंगे। तो जो ये अर्ली क्रॉप है, यानी कि अगेती पछेती आलू दो प्रकार से, मतलब पहले कच्ची फसल पक्की फसल ऐसा कुछ फील होता है। तो अगेती की जो हम लोग सोइंग कर रहे हैं प्लेन्स में, वो आपका करते हैं 3rd वीक ऑफ सितंबर टू 1st वीक ऑफ दी अक्टूबर, यानी कि 3rd वीक ऑफ सितंबर से लेकर के 1st वीक ऑफ दी अक्टूबर तक आपका अर्ली क्रॉप की बुआई कर देंगे, जबकि मेन क्रॉप की बुआई आपको की जा रही है 1st वीक ऑफ अक्टूबर टू 3rd वीक ऑफ दी अक्टूबर। नेक्स्ट है लेट क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर के 1st वीक ऑफ दी नवंबर तक। ओके, ये आपके हो गए प्लेस एरिया से।
जबकि हिल्स के लिए, हिल्स में हम लोग कब कर रहे हैं, आपका करते हैं 3rd वीक ऑफ फरवरी से लेकर के 2nd वीक ऑफ दी अप्रैल तक। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं आपका सिलेक्शन ऑफ ट्यूबर, यानी कि जो आपका कंद, जो हम लोग ट्यूबर को लेंगे बोने के लिए, सोइंग के लिए, वो आपका कैसा होना चाहिए। ओके, तो ट्यूबर शुड बी प्योर, मतलब प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए, योग्य मतलब उग जाए, और साथ ही साथ फिर से रेडली स्प्राउटेड, या जिसमें कि आपके वो आपके बर्ड्स निकले हो, मतलब आराम से, मतलब किले निकल आए, बर्ड्स निकल आए। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबर सोइंग सरफेस। जब हम लोग ट्यूबर को शो करते हैं तो पहले काट लेते हैं ना, आपके घर में भी बोया जाता होगा तो आप लोग पहले काटते होंगे, चाकू से काटे, हंसिया से काटे, फिर उसके बाद जो उसकी सरफेस हो जाती है, सतह जो ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाती है ना, तो वही कह रहा है ट्यूबर सोइंग सरफेस शुड बी ब्राउन, यानी कि जब हम लोग बो रहे हो तो उस समय जो उसकी सरफेस हो वो आपकी ब्राउन यानी कि भूरे रंग की होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका ट्यूबर होता है यानी कि एक कंद होता है, उसका डायमीटर कैसा होना चाहिए, जो आपका डायमीटर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर, और जो आपका ट्यूबर का वेट होना चाहिए 25 से लेकर के 30 ग्राम तक होना चाहिए। और एक जिस ट्यूबर को आप लोग खेत में बो रहे हो, यानी कि खेत में जो आप लोग बो रहे हो उसमें समथिंग 3 बर्ड्स, यानी कि जिसको देहात में बोल दिया जाता है आँखें, आलू में आँखियाँ निकल आई हैं, आँखियाँ फूट आई हैं, तो उसमें 3 बर्ड्स होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है द थर्ड ट्यूबर की है लीस्ट 3 बर्ड्स, और साथ ही साथ जो आपका सीड, मतलब कि सीड में डोरमेंसी आ जाती है। जब हम लोग कोल्ड स्टोर में, मतलब पहले हार्वेस्टिंग करने के बाद फार्मर क्या करता है, उठा के उनको कोल्ड स्टोर में स्टोर करवा देता है। उसके बाद हम लोग जिस टाइम बोना होता है तो कोल्ड स्टोर से पूरी छुड़वा के लाते हैं, उसको डाल देते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक अधिकतर आप लोगों के पिताजी भी देखते होंगे कि लाते होंगे केमिकल का स्प्रे करते होंगे, आलू काट लिए उसके बाद स्प्रे कर देते हैं। तो उसका रीजन क्या रहता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब कोल्ड स्टोर में मतलब आलू चली जाती है तो उसमें सारी प्रोसेस रुक जाती है, यानी कि सीड जो है आपका डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि शुष्क अवस्था में। जब उसको बाहर लाते हैं, अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट सोइंग कर दें तो क्या आपका सीड जर्मिनेट होगा? नहीं जर्मिनेट होगा। उसके लिए उसकी डोरमेंसी को अपने को ब्रेक करना पड़ेगा ना, उसकी शुष्क अवस्था को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके पिताजी फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड की दुकान से आपका क्या लाते होंगे, कोई केमिकल लाते होंगे जिसका क्या नाम है, थायोयूरिया। थायोयूरिया का यूज हम लोग एज अ मतलब कि डोरमेंसी को तोड़ने के लिए करते हैं। ओके, तो वही कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ द 1% of the thiourea 1 ppm of urate acid for 1 hour break for the tuber dormancy, यानी कि ट्यूबर की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, आपका थायोयूरिया का और 1 ppm ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है सीड रिक्वायरमेंट, यानी कि सीड कितना रिक्वायरमेंट, कितना पर हेक्टेयर में लगेगा। अब सीड कैसा आप लोग बोल रहे हैं, यानी लार्ज साइज है, मीडियम है, स्मॉल है, वो साइज के अकॉर्डिंग मतलब आपका पड़ेगा। तो वही हो गया, लार्ज साइज का अगर आपका सीड होगा तो वो आपका जरूरत पड़ेगा ना 25 से लेकर के 30 क्विंटल। स्मॉल साइज का होगा तो वो आपका रिक्वायर पड़ेगा 10 से लेकर के 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। मीडियम साइज का होगा तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, और फूड पोटैटो सीड का मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया है 100 ग्राम पर हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट सीड साइज के मतलब उसका डायमीटर होता है, उसके अब जितनी जितनी दूरी पे स्पेसिंग की बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे डायमीटर की, और बात करेंगे कितना पड़ रहा है सीड में। अगर आपका डायमीटर आलू का होगा 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर, और उसको कोई मतलब जो स्पेसिंग रहेगी, दूरी मतलब प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, वो आपकी रहेगी 45 × 45 सेंटीमीटर। उस समय आपका जो सीड रिक्वायरमेंट होगा 10 क्विंटल पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अगर 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर हुआ और उसको हम लोग स्पेसिंग ऐसे यूज कर रहे हैं 60 × 25 सेंटीमीटर, उस समय रिक्वायरमेंट होगी 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर आपका डायमीटर अगर हुआ उस ट्यूबर का, और उसकी स्पेसिंग अगर आप रखना चाहेंगे 50 × 20, उस समय जो आपका आलू का रिक्वायरमेंट होगा सीड का, वो आपका रिक्वायरमेंट होगा 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सोइंग, यानी कि मेथड, बोने की मेथड। अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं मेथड, वो कैसे यूज की जा रही है, आप लोगों के पिता कैसे बोलते हैं, वो बोलते होंगे रिया फरो,
फरो में ही बोते होंगे, रिज में बो दिया फरो, फूड बनते हैं, बनते बनते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लैट वेज मेथड, फ्लैट वेज मेथड एंड रिज एंड फरो मेथड। ओके, ये दो प्रकार के मेथड से आपका आलू को किया जाता है। नेक्स्ट तीसरी जो है आपका ट्रू पोटैटो सीड है, ये आपका एक एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड इसमें यूज किया जा रहा है। ट्रू पोटैटो सीड में पहले हम लोग नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, यानी कि पहले सीड की नर्सरी बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। वही कह रहा है ट्रू पोटैटो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोटैटो given by the Ramanujan in 1957 in the true potato seed sown in nursery for rising seedling, पहले इसकी सीडलिंग यानी कि नर्सरी तैयार करेंगे, लेटर ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड, उसके बाद हम लोग इसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे disease free seed can be produced and prevention of the disease to new areas can be checked। मतलब कि डिजीज फ्री सीड के लिए मतलब कि आपका टीपीएस किया जा रहा है चेक करने के लिए। टीपीएस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैन बी रिड्यूस एज अ कंपेयर टू ट्रेडिशनल, कह रहा है टीपीएस जो आपकी एक मेथड है वो कॉस्ट कल्टीवेशन ऑफ द कॉस्ट को मतलब रिड्यूस कम करे, किसके कंपेयर, आपका जो ट्रेडिशनल पहले जो आपकी मेथड यूज की जा रही थी। ओके, और नेक्स्ट इसमें हम आपको बताएंगे 100 ग्राम सीड रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होगा आपका पर हेक्टेयर में, और साथ ही साथ नर्सरी की रिक्वायरमेंट होगा 75 मीटर स्क्वायर का। ओके, आपका नेक्स्ट है वैरायटी। वैरायटी में आपका है जो आपकी अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी, मतलब लेट वैरायटी, और साथ ही साथ आपकी हो जाती है प्रोसेसिंग के लिए, मतलब चिप्स वगैरह बनाने के लिए जो आपकी वैरायटी रिक्वायरमेंट होगी। तो जो आपकी अर्ली वैरायटी हो उसमें सबसे पहले आ जाती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी कुफराज, कुफरी अलंकार, कुफरी सूर्य। नेक्स्ट है मिड सीजन वैरायटी में आपका कुफरी चमत्कार, कुफरी सीमान, कुफरी ज्योति, आपका कुफरी ज्वाला। लेट वैरायटी में आपका कुफरी देवा, कुफरी बासा, कुफरी सिंदूर, कुफरी सुवर्ण। ओके, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग के लिए कुफरी चिप्स होना 1 2 3, ये आपकी प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि चिप्स जो पैकेट में वगैरह में बिकती नहीं है अंकल चिप्स, उसके लिए आपका जो यूज किया जा रहा है कुफरी चिप्स होना का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि फर्स्ट टाइम आपका जो वाटर हम लोग देंगे पोटैटो के फील्ड में, वो आपका देंगे 30 से 35 दिन बाद, मतलब आफ्टर प्लांटिंग 30 से 35 दिन बाद उसको मतलब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होगी। बट मोस्ट क्रिटिकल जो स्टेज होती है आपकी वाटर रिक्वायरमेंट की, वो जब आपके ट्यूबर 25% आपका ट्यूबर बन चुका होगा, उस समय आपका सबसे ज़्यादा आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि मान लो आपके पास एक ही इरिगेशन है, तो जो आपका 25% आपके ट्यूबर बन चुके होंगे उस समय आपको देना बहुत जरूरी है। The first irrigation essential is done with 30 से 35 दिन आफ्टर प्लांटिंग, मतलब जरूरी एसेंशियल है। नेक्स्ट मोस्ट क्रिटिकल जो आपकी आएगी 25% ट्यूबर फॉर्मेशन स्टेज पे। एज ए रिगार्ड मेथड ऑफ द इरिगेशन पोटैटो इज द फरो मेथड इज कॉमनली फॉलो। फरो मेथड आपको मैंने पहले बताया कि जो आपका फरो मेथड से इरिगेशन अधिकतर दी जाती होंगी। ओके, नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब बात कर लेते हैं एनपीके, जो आपका एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश रिक्वायरमेंट होगा, मतलब जरूरत होगा उसको, वो नाइट्रोजन की जरूरत होती है 180 से लेकर के 200 केजी पर हेक्टेयर, और फास्फोरस की 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है पोटेशियम की जो आपकी रिक्वायरमेंट जरूरत होती है इस आलू को 100 से लेकर के 150 केजी पर हेक्टेयर। ओके, अब बात करते हैं अर्थिंग, मतलब कि मिट्टी चढ़ाना। मतलब कि जो आलू है, आलू में देखते हो आपके पिताजी लोग समथिंग 20 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है। जब आपका पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो आपके पिताजी समथिंग देखते हो आप लोग मिट्टी क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्यूबर्स ज़्यादा बने, सो मतलब डायरेक्ट सनलाइट मतलब सीधे मतलब आपके ट्यूबर्स पे ना पड़े, जिससे आपका ट्यूबर की क्वालिटी खराब हो जाए। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपका मतलब अर्थिंग अप करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम करेंगे तो पोटैटो टाइम की प्लांट हाइट गेट जब आपका 15 से 20 सेंटीमीटर का पौधा हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम आपका करना पड़ेगा। उसके सेकेंड अर्थिंग कब करेंगे, सेकेंड आफ्टर फर्स्ट प्लांट। ओके, प्लेन में कितने दिन बाद करते हैं, तो याद रखना अपने को 30 से लेकर के 45 डेज आफ्टर सोइंग, ये में आपका 40 से लेकर के 45 डेज आफ्टर सोइंग। ओके, नेक्स्ट है डिह्यूमिंग।
ड्यूबलिंग जो प्रोसेस है, जब हम लोग आलू को हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता है उसके 8 से 10 दिन पहले, जब आलू को हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता है उसके 8 से 10 दिन पहले हम लोग आलू के स्टेम को कट कर देते हैं, जिसमें हम लोग हेलियम्स भी बोलते हैं। उसको जब कट कर देंगे तो जो एनर्जी है डायरेक्ट वो स्टोरेज में स्टोरेज होगी कि नहीं होगी, स्टोरेज में स्टोरेज होगी। ओके, साथ ही साथ क्वालिटी भी आपके ट्यूबर की बढ़ेगी, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसीलिए जो ये प्रोसेस की जा रही है इसको कहते हैं डिह्यूमिंग। और इसको ना अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो एक केमिकल का यूज करके मतलब हम लोग एक डिह्यूमिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। उस जो केमिकल का नाम है आपका कॉपर सल्फेट है। ओके, देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन हेलियम्स स्टार्ट येलोइंग एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड। मतलब जब आपका जो ऊपर का स्टेम है वो फॉलिंग मतलब येलो पीला पड़ जाए तो उस समय उड़ा देना चाहिए। काम खत्म। ड्यूरिंग इन डन 10 से 12 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी कि जिस समय हम लोग हार्वेस्टिंग करने वाले उससे 10 से 12 दिन पहले उसको कर देना चाहिए। कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं जो केमिकल मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है पोटैटो मेनली इंटरक्रॉपिंग विद शुगरकेन। पोटैटो को हम लोग इंटरक्रॉपिंग किसके साथ कर सकते हैं, शुगरकेन के साथ कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंटरनल ब्राउन स्पॉट, ये आपका नॉन ट्रांसमिशन होता है, मतलब ये। ओके, नेक्स्ट है फाउंड लाइट सॉइल, ये आपका जो पाया जाएगा वो आपका पाया जा रहा है आपका लाइट सॉइल में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्लैक हेड, मतलब जहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर और जहाँ पे आपको वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा और जहाँ पे आपका ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उस जगह पे आपका क्या पाया जाएगा, ब्लैक हेड। ओके, नेक्स्ट है होलो हेड, कैविटी ऑफ द सेंटर इन ट्यूबर अवॉइडेड टू एक्सेस फर्टिलाइजर, इसको रोकने के लिए आपको एक्सेस फर्टिलाइजर को अवॉइड करना होगा। ओके, नेक्स्ट है चिलिंग इंजरी आपका तब होगा जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी तब होता है जब आपका टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग का मतलब फ्रीज होना, जब आपका टेम्परेचर -1 से लेकर के -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा उस समय आपका फ्रीजिंग इंजरी होगा। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। हार्वेस्टिंग जो करेंगे अंडर क्रॉप मैनेजमेंट जो आपकी हिट होगी 350 से लेकर के आपका 450 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है मेजर डिजीज एंड पेस्ट। मेजर डिजीज में जो सबसे खतरनाक आपकी आलू की डिजीज है वो आपकी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसका पैथोजन का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन। नेक्स्ट है आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनाई। नेक्स्ट है आपका ब्लैक स्क्रैप राइजोक्टोनिया सोलिनाई। नेक्स्ट है वाइट डिजीज इन सिंट्राइटिकम इंडोबायोटिकम। ओके, ये आपके पैथोजन है, इसमें मोस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे मतलब पैथोजन के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें फैमिली आई थी, कहाँ पे आई थी 1845 में आई थी और कहाँ पे आई थी, आयरलैंड। ओके, अब बात करते हैं कुछ आलू के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गए उनके बारे में। कह रहा है पोटैटो ग्रोन और ऑल स्टेट, मतलब कि भारत के सारे स्टेट में आपका आलू की खेती की जा रही है एक्सेप्ट आपका केरला को छोड़ के आपकी आलू की खेती हर जगह की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबराइजेशन स्टार्ट 45 डेज आफ्टर। जो आपका ट्यूबर यानी कंद कितने दिन बाद बनने लगते हैं, तो आपके बनने लगते हैं 45 दिन आफ्टर सोइंग। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन 17 से 20 आपको पहले पता है। जो आपका ये HTSI 13 HTPS 3 आर बेसिक वैरायटी ऑफ TPS। ओके, फ्रूट आर पोटैटो इज नोन एज कॉल्ड बेरी। नेक्स्ट है बेस्ट यील्ड पोटैटो नीड लॉन्ग डे कंडीशन फॉर ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ कब चाहिए होगी, जब आपका लॉन्ग डे मतलब होगा लॉन्ग डे प्लांट के लिए। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपका लॉन्ग डे प्लांट जो लॉन्ग डे जरूरत होगा, जबकि आपका ट्यूबर जब बन रहा होगा उस समय आपका शॉर्ट डे जरूरत होगा। ओके, नेक्स्ट है जो आपका पोटैटो सीड स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज, जो आपका 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर इन वेयर हाउस 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका रिक्वायरमेंट होगा, जबकि उसके अंदर जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
biggest losses of potatoes caused by the late flight or the famine in Ireland 1845 was caused by the late flight of the potato. ओके, फाइटोप्थोरा इन्वेस्टमेंट जिसका पैथोजन का नाम है। आज का अपना टॉपिक यही पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।